नमस्कार सभी साथियों का। लंबे समय बाद हम ऑनलाइन क्लासेस में एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। काफ़ी दिनों के व्यस्तम प्रोग्राम के बाद हम दोबारा से कंटिन्यूअसली ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं इन दिनों रिजल्ट का दौर चल रहा है। व्याख्याता शिक्षक भर्ती से लेकर के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के परिणाम आरपीएससी एवं बोर्ड द्वारा जारी किए गए। आशा से अपेक्षित परिणाम रहे या किसके आशा के विपरीत भी परिणाम गए, उन सब पर हमने पूर्व की क्लासों में चर्चा भी की और आगे भी करेंगे। आज हम जिस चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुए हैं, इन दिनों पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्लाइमेटिक हैजार्ड है वो बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। जलवायु आपदाएं बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं और ऐसी आपदा इस समय भारत के दोनों ओर मंडरा रही है। भारत के ईस्ट कोस्ट पे भी आपदा मंडरा रही है, हालांकि उसका खतरा कम हो गया है, और भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम इलाकों में खतरा बहुत तेज गति से मंडरा रहा है और वो देश के एक बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेगा। तो बहुत सारे ऐसे मन में विचार हैं इन ज्योग्राफिकल हैजार्ड को लेकर के, और उन्हीं विचार को हम एक दूसरे के बीच में साझा करने की कोशिश करेंगे आज। विद्यार्थियों, इन दिनों एक ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिव है अरब सागर में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक्टिव है और तूफान की आशंका राजस्थान और गुजरात के बहुत बड़े इलाकों में मंडरा रही है। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि ये तूफान क्या है, तूफान कहां से आया, खत्म कैसे हो जाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर मेरे दिमाग में विचार आया, क्यों न हम इनसे जुड़े हुए विचार स्टूडेंटों के मध्य साझा करें, ताकि हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन को अच्छी तरीके से जान सके। तो आज हम एक बहुत लंबी चर्चा करेंगे इस पर, और मैं समझता हूं कि इस चर्चा के बाद आपको साइक्लोन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, चक्रवात का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तूफान क्या है, तूफान कहाँ पैदा होते हैं, तूफान क्यों पैदा होते हैं, किस तरीके से गति करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि भाई इन तूफानों का नाम कहाँ से आता है। जैसे अभी जो तूफान एक्टिव हुआ है उसका नाम है विपरजॉय। तो ये विपरजॉय नाम कहाँ से आया? पूर्व में भी कई इस तरीके के तूफान एक्टिव हुए थे भिन्न भिन्न कंट्रीज के अंदर, तो ये भी हम चर्चा करेंगे कि ये नाम कहाँ से आता है। और दूसरी हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे वो ये कि जो विपरजॉय साइक्लोन इस समय अरब सागर के अंदर बना है उसकी कंडीशंस क्या है और वो किस कंडीशन से किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। ये सारी तमाम चर्चाएं करेंगे और इस चर्चा के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि किन लोगों को या किस बेल्ट को किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए आदि। तो हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ताकि हम ज्योग्राफिकल हैजार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट हैजार्ड होती है साइक्लोन, तो साइक्लोन को हम समझ सके ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते। इन दिनों हम ये अपना जो सिस्टम है ये एक्टिव हो रहा है। इन दिनों हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और प्यारे विद्यार्थियों, हम जल्द ही ज्योग्राफी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हम एक बहुत बड़ी सौगात आप सभी स्टूडेंटों को कुछ ही समय में देने वाले हैं। हमारी ये कोशिश है कि विद्यार्थी घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्राप्त करें। समय समय पर विद्यार्थियों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल जुड़े हुए मुद्दों पर भी डिस्कस करते हैं, मोटिवेशनल मुद्दों पर भी डिस्कस करते हैं, और इस तरीके की ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल जो भी इश्यूज बनते हैं दुनिया में उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलो अब हम हमारे मूल टॉपिक पे आते हैं। जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं
वो टॉपिक है साइक्लोन बिपरजॉय। आपके सामने पैनल नजर आ रहा है, पैनल की मैं थोड़ा जिस साइक्लोन की हम बात कर रहे हैं वो साइक्लोन है बिपरजॉय। ध्यान रखना कहां पैदा हुआ है, तो ये पैदा हुआ है अरब सागर के अंदर। नॉर्मली कहां पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ और ये नाम किसने रखा, हम तीन चीजों पर पहले डिस्कस करेंगे। ये कहां पैदा हुआ, ये क्यों पैदा हुआ और इसका नाम किसने रखा। नाम क्या है, बिपरजॉय। कहां पैदा हुआ, ये अरब सागर में पैदा हुआ है। अरब सागर में पैदा हुआ है। थोड़ा मैं आपको वर्ल्ड मैप पे इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। मैप पे देख लें कि ये कहां पैदा हुए हैं। नॉर्मली ये वर्ल्ड मैप है, इसमें हम ये अरेबियन सी है। थोड़ा मैं इसको और डिटेल से बता दूं आपको। ये अरेबियन सी का पार्ट है, अरब सागर है, ये हिंद महासागर है और ये इंडिया कोस्ट है, भारत का तट है। ये गुजरात का बेल्ट है और यहां से ये राजस्थान का बेल्ट लगता है। ये साइक्लोन यहां पैदा हुआ था अरब सागर के अंदर और यहां से ये फर्स्ट ऑफ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था और उसके बाद नॉर्मली इसका मूवमेंट ये हो जाएगा, ये अपन आगे देखेंगे। इस तरीके से ये मूव हो जाएगा। तो अरब सागर के अंदर पैदा हुआ। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों पैदा हुआ, ये बड़ा प्रश्न है। नॉर्मली हम देखें तो ये इक्वेटर लाइन है, ये भूमध्य रेखा है। इस समय जून का महीना चल रहा है, मई और जून का। तो सूर्य की जो करंट लोकेशन है वो इस बेल्ट के ऊपर सीधी पड़ रही है, यानी यहां है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो इस पूरे बेल्ट के अंदर हाई टेम्परेचर बना हुआ है। हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा तापमान बना हुआ है। इस भाग के अंदर जब तापमान बढ़ता है तो कभी कभार विषम परिस्थितियों के कारण किसी एक विशेष बेल्ट पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है। ज्योग्राफी के बच्चे जानते हैं, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आसपास दबाव बढ़ा हुआ है और बीच में दबाव घट जाता है। ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है किसी पर्टिकुलर स्थान पर। इस जो वर्तमान में साइक्लोन पैदा हुआ अरब सागर में, वैसे प्री मानसूनल हर वर्ष इस तरीके के चक्रवात पैदा होते हैं, लेकिन कभी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कभी कमजोर होते हैं। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन इस बार बना है। तो यहाँ निम्न दाब का प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये साइक्लोन में बदल गया और धीरे धीरे ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि ये जिसको हम कहते हैं कि एक सुपर साइक्लोन से थोड़ी निचली कैटेगरी का साइक्लोन बना हुआ है इस समय। तो ये तो हो गया क्यों पैदा हुआ और कहां पैदा हुआ। निम्न दाब के कारण पैदा हुआ। यहां निम्न दाब के बनने के पीछे एक रीजन ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से इस बेल्ट के अंदर आपको पता होगा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है।
तो इन दिनों इस बेल्ट का प्रेशर लो हो जाना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन इन दिनों इस बेल्ट का प्रेशर लो नहीं हो पाया क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा था पश्चिम विक्षोभों की वजह से। तो यहाँ थोड़ा सा वायुदाब जितना कम होना चाहिए उतना नहीं था, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ वायुदाब घट गया, तो इस पूरे बेल्ट के आसपास वायुदाब बढ़ा हुआ था, यहाँ वायुदाब घटा हुआ था, तब ये साइक्लोन बन गया। ये चीज तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि कहां बना और क्यों बना। उसके बाद हम हमारे अगले चैप्टर पे आते हैं। इसका नाम किसने दिया? बिपरजॉय। देखो, वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, विश्व मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, विश्व मौसम विज्ञान मौसम संगठन बना हुआ है। उस संगठन द्वारा उष्णकटिबंधीय बेल्ट के अंदर पैदा होने वाले चक्रवातों को अलग अलग कंट्रीज से नाम लिए जाते हैं। बेसिकली ये कुछ समय पूर्व जो हाई ट्रॉपिकल रेंज में आने वाले कंट्रीज थे जो चक्रवात से प्रभावित रहते थे, मतलब उष्णकटिबंध के तटवर्ती देश जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पीड़ित रहते हैं, उन देशों के द्वारा नाम सजेक्ट किया जाता है समय समय पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन को, और प्रत्येक देश के द्वारा मौसम विज्ञान संगठन को नाम दे दिया जाता है पहले से ही, और उसके बाद सीक्वेंसली जब ट्रॉपिकल एरिया में यानी उष्णकटिबंध में चक्रवात आते हैं तो वो नाम किसी बार म्यांमार ने दिया है तो अगली बार बांग्लादेश का नंबर होगा, अगली बार भारत का होगा, इस तरीके से। और प्रत्येक देश से नाम मांग लिए जाते हैं कि आप अपने 5-4 जितने भी है वो नाम दीजिए। तो ये नाम दिया था बांग्लादेश ने, ये आपको ध्यान रखना है, बड़े एग्जामों का ये प्रश्न भी बन सकता है। ये बिपरजॉय नाम दिया बांग्लादेश ने, और बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा। आपदा क्लियर? ये तीनों चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया। कहां पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ और नाम किसने दिया? वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, बांग्लादेश के द्वारा प्रोवाइड किया गया नाम है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश ने ये नाम है वो 2020 के अंदर है वो संगठन को सौंपा था। तो ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब एक प्रश्न उठता है, हाँ ये कब पैदा हुआ? बेसिकली जो लो डिप्रेशन बना था, निम्न दाब का क्षेत्र बना था इस बेल्ट के अंदर, ये 6 जून के आसपास बन गया था। 6 जून या छोटा सा अवदाब बना था। उसके बाद धीरे धीरे उसकी गति है वो नॉर्थ की तरफ थी शुरुआत में। अभी अपन आगे गति पर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में जो इसकी गति थी वो नॉर्थ की तरफ थी। उसके बाद मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि लगातार गति के अंदर जो दिशा है उसके अंदर बदलाव आ रहा है। अब अपन अगली चीज पढ़ रहे हैं कि ये भारत की तरफ ही क्यों आया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छी तरीके से समझना है इसको कि ये जो यहां पैदा हुआ है, यहां पैदा होने के बाद इसकी शुरुआती डायरेक्शन ये रही थी, यानी ये इस दिशा में जा रहा था। 6 जून के बाद 7, 8, 9, 10, देखो शुरुआत में जब चक्रवात पैदा होता है तो इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं, तो उस समय मेटेरियोलॉजिकल जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो इतने ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देते भी ये कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। लेकिन 7 के बाद 8 तारीख को जब जो डेटा इनपुट आने लगे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहे थे, इसको बहुत ज्यादा मजबूत बता रहे थे। तब जाकर के अरेबियन सी पर डिस्कस होने लगा कि ये चक्रवात कहां जाएगा। तो उस समय तक यानी 8, 9, 10, 11 तक या 12 तारीख तक इसकी डायरेक्शन नॉर्थ थी, उत्तर थी, इस तरीके से ये जा रहा था। तो ऐसी कंडीशंस क्यों पैदा हो रही थी या ये यूं ही क्यों आ रहा था? एक प्रश्न ये कि भाई ये यहां पैदा होने के बाद ये इस तरफ क्यों नहीं गया या इस साइड की तरफ क्यों नहीं गया? इसके पीछे क्या लॉजिकल है?
इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। यूं तो इस समय मानसून जो हवाएं हैं वो सक्रिय है क्योंकि वो इस साइड में धकेल रही है। इसके अलावा दो चीज और सक्रिय थी, आपको ध्यान रखना है कि इस समय वायुमंडल के अंदर उच्च स्तर पे दो एंटी साइक्लोन बने हुए हैं। एंटी साइक्लोन मतलब प्रति चक्रवात बने हुए हैं। देखो, हवाएं नीचे से ऊपर उठती है, चाहे साइक्लोन में हो चाहे नॉर्मली हवाएं हो, जब विंड चलेगी तो एक पर्टिकुलर स्थान पे जाकर के ऊपर उठेगी। तो हवाएं जब नीचे से साइक्लोन के द्वारा ऊपर उठती है तो ऊपर जाने के बाद हवाएं फैलती है। जब हवाएं बाहर की तरफ फैलती है ना, उसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं। जैसे ये धरातल का स्थान है, यहां जब हवाएं साइक्लोनिक गति करेगी तो सरफेस से जब ऊपर उठेगी ना, ये हवाएं सरफेस से ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के बाद वो हवाएं बाहर की तरफ फैलेगी। तो यहां हवाएं सेंटर के अंदर आ रही है तो यहां तो साइक्लोन बन रहा है, यहां चक्रवात बन रहा है। और यहां हवाएं बाहर की तरफ जा रही है तो यहां एंटी साइक्लोन बन रहा है। एंटी साइक्लोन का मतलब प्रति चक्रवात बन रहा है। समझ में आई बात? तो जब ये नॉर्थ की तरफ गति कर रहा था उस समय दो एंटी साइक्लोन सक्रिय थे। एक तो अरेबियन सी के ऊपर एंटी साइक्लोन सक्रिय था और एक इंडिया के ऊपर एंटी साइक्लोन सक्रिय था अंदर से, ये मतलब धरातल के ऊपर। तब तक मतलब बहुत सारे जो मॉडल थे इसके बारे में, जो एनालिसिस करने वाले इंस्टीट्यूट्स थे, वो ये नहीं बता पा रहे थे कि भाई ये भारत की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो मैक्सिमम ने यही बताया था कि पाकिस्तान की तरफ जाएगा, उसकी डायरेक्शन ये है। और शुरुआत में तो इतना कंफ्यूजन था कि ये अरेबियन की तरफ भी जा सकता है, अरेबियन सी की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अरेबियन सी की तरफ न जाकर के सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहा था। तो जब नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो उस समय बेसिकली लॉजिक ये लग रहा था कि भाई ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का बेल्ट है, ये वाला। और यहां पड़ता है कराची। तो उस समय सबसे बड़ा जो हमारा सोच था मेटेरियोलॉजिस्टों का, वो यही था कि ये कराची की तरफ जाएगा, यानी ये यहां जाएगा, क्योंकि इसकी गति नॉर्थ की तरफ थी। उसके बाद धीरे 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 इसकी डायरेक्शन घूमने का एहसास हुआ। क्यों हुआ ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि जो अरेबियन सी के ऊपर ये जो एंटी साइक्लोन बना था, ये एंटी साइक्लोन धीरे धीरे खत्म हो गया। और यहां जो इंडिया के ऊपर एंटी साइक्लोन बना था वो एक्टिव रहा। तब इन्होंने अपनी डायरेक्शन थी वो उत्तर की तरफ ही रखी, अरेबियन सी के सामने ये नहीं जा पाया। तो ये तो इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड था। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि अब इनका ट्रैक क्या है, वर्तमान में ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और भारत के कौन कौन से राज्यों को ये प्रभावित करेगा। और एक हम इस साइक्लोन की गति के बारे में भी एनालिसिस करेंगे कि भी कितनी तेज स्पीड से ये आ रहा है। तो नेक्स्ट हम कुछ विशेष मॉडलों के बारे में चर्चा कर लें। एक मॉडल मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय कंडीशंस क्या बनी हुई है, ये मॉडल आप देख रहे होंगे।
ये देखिए, एक मिनट मैं इसको मार्क करके बता देता हूं। ये साइक्लोन यहां पैदा हुआ था। अब इसकी डायरेक्शन कैसे रही? ये था अरेबियन सी, ये देख रहे हो, दुबई वगैरह, ये कराची है, ये अहमदाबाद का बेल्ट पड़ता है, ये गुजरात है, ये गुजरात तट है, ये गुजरात तट है। यहां से ये रवाना होगा। उसके बाद ये देखो, नॉर्मली इसकी जो दिशा रही थी वो नॉर्थ नॉर्थ थी। अब यहां आने के बाद ये करंट आज की डेट का है 13 जून का है, और बेसिकली इस समय का लगभग 8 बजे का जो लिया गया डेटा है, 8-10 बजे का जो लिया गया डेटा है उसका है। तो इस समय नॉर्मली है वो स्थल के आसपास हवाएं चल रही है। सौराष्ट्र जो एरिया है वहां पर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही है। उसके बाद यहां से ये टर्न ले रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी डायरेक्शन इस समय वो गुजरात और राजस्थान की तरफ गई है। अब एक चीज इसकी होती है लैंडफॉल। लैंडफॉल बता देता हूं मैं, ये बहुत खतरनाक इश्यू है लैंडफॉल। अभी तक ये चक्रवात समुद्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। लोग कह रहे हैं कि चक्रवात आ गया आ जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी तक समुद्र में है। और जितने सारे मॉडल, देखो इस पर काम कौन कर रहा है इस समय, जो हमारे पास डेटा दे रहे हैं वो इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा JTWC का डेटा आ रहा है हमारे पास। ये साइट्स है जो मेटेरियोलॉजी से रिलेटेड है और समय समय पर डेटा प्रोवाइड करवाती रहती है। इसके अलावा CIMMS का आ रहा है। ये सारे डेटा कंक्लूज करके और मैं आपके बीच में लेके आया हूं। इसके अलावा ECMWS का आ रहा है, ECMWF का आ रहा है। इसके अलावा विंडी टीवी का डेटा भी हमारे पास आ रहा है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा भी हमारे पास आ रहा है। ये सारे डेटा ये कहते हैं कि जो लैंडफॉल होगा वो गुजरात के तट के पास होगा। गुजरात का तट और किस बेल्ट को सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव करेगा, ये बात बड़ी समझने लायक है। और राजस्थान के कौन से बेल्ट को ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, इस चीज को हम देखेंगे। तो लैंडफॉल कहां से करेगा ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके सामने मैंने एक मैप दिया है। इस मैप में ये इंडिया है। आपको हालांकि थोड़ा दिखने में इश्यू रह सकता है, फिर भी मैं बड़े रूप में आपको समझा दूंगा। ये लैंडफॉल करेगा इस बेल्ट से। लैंडफॉल का मतलब होता है धरातल से टकराना। ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट से इसका लैंडफॉल होगा। और जिस जगह से ये लैंडफॉल करेगा वो एरिया कच्छ का है। कच्छ का जखऊ गांव है, ये आपको ध्यान रखना है। कच्छ का जखऊ गांव। हालांकि इसका जो सेंटर पॉइंट है, जिसको साइक्लोन की आई कहते हैं, साइक्लोन की आंख कहते हैं, वो साइक्लोन की आंख कच्छ से लेकर के और आसपास के बेल्ट में करीबन 50-60 किलोमीटर बड़ी है। और जहां से साइक्लोन की आंख लैंडफॉल होती है वही स्थान लैंडफॉल माना जाता है। लैंडफॉल का मतलब होता है जमीन से टकराना। तो वो एक कंडीशन बड़ी खतरनाक बनेगी। तो ये यहां से
ये लैंडफॉल करेगा, उसके बाद इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अभी तक जो मॉडल बता रहे हैं उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है। तो ये चीज तो होगी लैंडफॉल। तो लैंडफॉल कहां से होगा? गुजरात के कच्छ से। इससे पूर्व दो तीन कंसेप्ट और थे कि भाई ये कराची साइड में जाएगा या गुजरात के दक्षिण से ये प्रवेश करेगा। तो जो 12 तारीख की डेटा है उस डेटा में सारे मॉडल ये बता रहे हैं जो मैंने ये बताया ना, JTWC का, CIMMS का, ECWMF का और विंडली टीवी का, इन सब के डेटा ये बता रहे हैं कि अब जो इनकी डायरेक्शन बनी हुई है वो प्रॉपरली कच्छ प्रायद्वीप से होकर के सामान्यतः उत्तर पूर्व बन गई है और वो राजस्थान की तरफ जाएगी। आगे इसका है वो ट्रैक एरिया है वो दिल्ली की तरफ होगा। उसके बाद ये तो पूर्व की डेटा है, ये इसका एक एरिया है, इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं। ये इतने एरिया को ये प्रभावित करेगा। ये भारत के संदर्भ में देखें तो ये गुजरात का मध्य, ये गुजरात का एरिया है पूरा पूरा। उसके बाद इसका जो प्रवेश होगा वो राजस्थान की तरफ हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जोधपुर संभाग को ये बड़े पैमाने पर करेगा। तो अगला नेक्स्ट अपन थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में देख लें। राजस्थान के संदर्भ में क्या कंडीशन बनी हुई है? देखो, मेटेरियोलॉजी जितने भी मेटेरियोलॉजिस्ट है वो मैक्सिमम यही बता रहे हैं कि राजस्थान में इसका असर 15, 16 और 17 जून 3 दिन तक रहेगा। देखो, लैंडफॉल हो रहा है 15 जून को। 15 जून को राजस्थान के अंदर हल्का थंडर स्टॉर्म शुरू हो जाएगा, हल्की हल्की झंझा शुरू हो जाएगी और बारिश शुरू हो जाएगी। और 15 जून को जो बारिश होगी वो जोधपुर संभाग के अंदर होगी। और जोधपुर संभाग में जालोर और बाड़मेर इनकी संभावनाएं ज्यादा है। इसके अलावा जैसलमेर में भी पॉसिबिलिटी बनेगी और प्रॉपर जोधपुर में भी इसकी पॉसिबिलिटी है 15 जून को। 16 जून को तेज हवाओं के साथ बहुत ज्यादा बारिश की आशंका है दोपहर के आसपास 16 जून को, और 17 जून को बहुत तेज बारिश रहेगी। 17 के बाद ये डिप्रेशन में चला जाएगा, अवसाद में चला जाएगा। उसके बाद ये फिर है वो लो प्रेशर में चला जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। 16 जून को जोधपुर संभाग, पूरा जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी, जोधपुर संभाग के अंदर तो हेवी रेन बताई गई है, हेवी रेनफॉल होगा। उदयपुर संभाग के कुछ जिले जैसे सिरोही वगैरह के अंदर अच्छी खासी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा देखो, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जिले रहेंगे 15 जून को। इसके अलावा बीकानेर में भी इसका असर रहेगा और पाली में भी इसका असर रहेगा। उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर के कुछ जिले और इधर जोधपुर संभाग का जो सिरोही का जो बेल्ट है जोधपुर संभाग के नीचे का, उसमें भी अच्छी खासी बारिश और हेवी विंड का असर रहेगा। 17 जून को जोधपुर संभाग तो है ही है, उसके बाद अजमेर संभाग और उसके आसपास भी बारिश हो सकती है। 17 जून को दोपहर के बाद ये अवसाद की स्थिति में जाएगा, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। क्यों और क्यों जाएगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये खत्म क्यों होगा। अंतिम जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये चक्रवात है वो खत्म क्यों हो जाएगा या कमजोर क्यों हो जाएगा। और उसके बाद अंत में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि चक्रवात का जो अलग अलग टाइप्स है, कभी कभार बहुत हेवी चक्रवात आता है, कभी कभार लो आता है, तो इसका क्या रीजन है या हम किस आधार पर कह सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत वीक है। और एक चीज अभी अपन को देखनी है कि ये किस किस डायरेक्शन में कब कब निकलेगा।
जैसे ये अभी अभी की ये करंट लोकेशन है, अभी ये इस लोकेशन में जा रहा है। ये जो ये जगह है ये 16 जून को है। मैं आपको 14 जून का डेटा बता दूं, आज 13 जून का डेटा हो गया, 14 जून को मैं डेटा बता दूं। 14 जून को ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी। इसमें जो विंड, हवा को जो रोटेशन है, देखो हवाएं इस तरीके से चल रही है, और ये जो पोर्शन है ना, ये आई है, इसको आंख कहते हैं, ये चक्रवात की आंख है। ये चक्रवात की आंख है, और ये इस बेल्ट से होकर के लैंडफॉल करेगी। ये दिख रहा है, ये बेल्ट यहां से होकर के ये लैंडफॉल करेगी। और ये जो कर्व दिख रहा है, कर्व मतलब वक्र दिख रहा है, देखो बेसिकली यहां से यहां तक आया तब तो नॉर्थ में है। अब आज के बाद एक चीज इसमें मैं आपको और भी बता रहा हूं कि अभी तक ये जो चीज बताई जा रही है ये पूर्वानुमानिक मॉडल है। पूर्वानुमानिक मतलब 2-4 घंटे पहले मॉडल तैयार किया गया, भाई इस डायरेक्शन के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि घंटा भर एक बाद उसकी डायरेक्शन में हल्का मूवमेंट भी आ जाए। सुबह या कल 12 बजे के बाद इसकी जो डेटा आएंगे उसका फिर हम एनालिसिस करेंगे कि इसका डायरेक्शन किस साइड में है। तो अभी तक जो डेटा लिए गए हैं उसमें आज के बाद इसका जो कर्व है, पहले तो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अब यहां से ये नॉर्थ ईस्ट हो गया है, उत्तर पूर्व हो गया है। ये हमें देखना बहुत जरूरी है। और यहां से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही गया है। ये देखो जोधपुर संभाग को इफेक्टिव करेगा, आगे जयपुर संभाग को करेगा, कोटा में भी हवाएं चलेगी। ये सारा 14 जून के आसपास की कंडीशन, आज की या लेटेस्ट जो कंडीशन है उसके संदर्भ मैंने बताया। ये 14 जून को सुबह 5 बजे की जो कंडीशंस रहेगी। अब मैं 15 जून की बात कर लूं। 15 जून, अब देखिए 15 जून की कंडीशन। अब ये हल्का सा इसके पास आ चुका है। ये जो इसका जो आगे का पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाला भाग, ये देखो इस तरफ से टकरा रहा है, ये लैंडफॉल है। और इस समय जो विंड चल रही है वो 38 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। हालांकि ये गति कोई बड़ी गति नहीं है। 100+ जो विंड होती है वो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। तो ये लैंडफॉल करेगा 15 को। हालांकि ये 15 को थोड़ा मैंने जल्दी का बताया। आपको यदि 15 का अपन लेट डेटा देखें, ये अब ये लैंडफॉल कर चुका है पूर्ण रूप से, आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चक्कर घूम रहा है ये पूर्वानुमानिक मॉडल है। और ये जो विंड जा रही है, ये विंड हमें ये बता रही है कि अब साइक्लोन की आंख है वो लैंडफॉल के पास आ चुकी है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 तारीख को लैंडफॉल करेगा। ये एरोज आपके सामने आ रहे हैं। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में ये देखो विंड आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी ये साउथ से आ रही है या साउथ वेस्ट से आ रही है। ये विंड यानी ये हवाएं थोड़ी तेज गति से भी आएगी और साथ में हल्की हल्की बारिश लाएगी 15 तारीख को। अब 16 तारीख को अपन देख लेते हैं। ये 16 तारीख को है। 16 तारीख को ये राजस्थान के अंदर लगभग ये जो चक्कर आपको दिख रहा है ये पहुंच चुका होगा। हालांकि आंख है वो राजस्थान के वेस्ट की तरफ रहेगी, बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ रहेगी। जिस साइड में आंख चलती उस साइड में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आंख तो थोड़ी वेस्ट की तरफ रहेगी, लेकिन जो कर्व का डायरेक्शन दिया गया है उस कर्व के हिसाब से जो शुरुआती पवने हैं वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग से अप्रोक्सीमेटली जालोर और सिरोही या बाड़मेर के निचले हिस्से से प्रवेश करेगी। और उसके बाद 17 जून को जो कंडीशंस बनेगी, 17 जून की कंडीशंस ये है,
ये लगभग राजस्थान के पश्चिम में आ चुका होगा। इस समय ये बहुत आगे निकल चुका होगा और यहां धीरे 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 ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये यहां पहुंचेगा, इस कंडीशंस में, हालांकि अभी तक 18 के डेटा दिए नहीं है, सॉरी, इसलिए वो आगे नहीं जा पा रहा है, 17 तक के डेटा ही दिए है। तो 17 जून तक ये कंडीशंस होगी कि आंख कमजोर पड़ चुकी होगी और ये कर्व है वो आगे की तरफ जा चुका होगा। तो ये तो एक नॉर्मली आपके सामने इसका जो है वो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हवाएं किस साइड से जाएगी और क्या होगा। अब नॉर्मली आपको एक चीज समझनी है, कई बार हम देखते हैं कि साइक्लोन में हवाएं किधर से आएगी। जब भी साइक्लोन की आंख होती है, जैसे ये साइक्लोन की आंख है, आंख हमेशा शांत एरिया होता है और इसके बाहर से हवाएं हैं वो अंदर की तरफ आती है, ऐसे यूं। तो ये जब आंख का जो फॉल है, ये जैसे चक्रवात यूं चलता जाएगा, ये जैसे इतने एरिया को ये इफेक्ट कर रहा है ना। तो आंख से इस साइड वाला जो एरिया होगा वहां नॉर्मली यही विंड आएगी, यानी ये इस साइड से ही हवाएं आएगी। लेकिन जिस बेल्ट से होकर के आंख जा रही है वहां चारों डायरेक्शन की हवाएं चलेगी, ये ध्यान रखना। जैसे इस बेल्ट के अंदर शुरुआत के अंदर हवाएं ऐसे चलेगी, यानी एकदम, यदि हमारे संदर्भ में ले, जालोर के संदर्भ में ले, तो एकदम हवा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी फर्स्ट ऑफ टाइम। जैसे जैसे ये आंख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे हवाओं की गति है वो, सॉरी, पहले साउथ की तरफ रहेगी, उसके बाद ईस्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ये आंख नजदीक आएगी तो हवाएं राउंड लेती रहेगी, नॉर्थ, उसके बाद हवाएं वेस्ट। जब आंख आ जाएगी तो एक शांत एरिया हो जाएगा। जब भी किसी बेल्ट के अंदर ये चक्रवात के आगे का भाग प्रवेश करता है तो एक बार जबरदस्त नुकसान होता है, उसके बाद आंख का एरिया आता है तो वहां नुकसान थोड़ा कम हो जाता है, यानी एक बार शांत हो जाता है। तो लोग यूं समझते हैं चक्रवात चला गया, लेकिन चक्रवात गया नहीं है। जैसे ही ये आंख आगे निकलेगी तो पीछे से ये खतरनाक विंड का इफेक्टिव एरिया होगा, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसानदायक एरिया होगा। तो इस तरीके से चक्रवात है वो आगे बढ़ता है। अब चक्रवात खत्म क्यों होता है? चक्रवात नष्ट क्यों हो जाता है, या चक्रवात जो हवाओं की गति है वो धीरे धीरे लो में चली जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखो, जब, जैसे मैं भारत के संदर्भ में देखूं, जब ये चक्रवात लैंडफॉल करके आगे चला जाएगा, ये चक्रवात माना कि यहां आ गया, जब तक वो चक्रवात यहां था तब तक ये हवाएं पानी से होकर आ रही थी, वापस इधर पानी से होकर के आ रही थी। तो जब तक पानी से हवाएं चलेगी तो वो एनर्जी लेती रहेगी और बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे ही आंख यहां आई तो ये, एक तो इस हवा को इतना लंबा एरिया पार करना होता है, तब तक ये सूख चुकी होती है। फिर इधर से जो हवाएं आ रही है ये पूरा पूरा जमीन से चल करके आ रही है हवा, ये हवा भी सूख जाएगी और फिर पीछे ये इतना बड़ा एरिया जमीन का हो जाएगा। फिर यहां की हवाओं में भी नमी नहीं रहेगी। तब जैसे जैसे वो इस तरह से आगे जाएगा वैसे वैसे वो कमजोर होता जाएगा। और ये 17 तारीख के आसपास जाते जाते लगभग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के निचले एरिया में जाते जाते ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपके सामने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर के हमने डिस्कस किया। अब हम कल
इसके बारे में फिर लेटेस्ट डेटा लेकर के आएंगे कि किस तरीके से वो अब आगे खिंच रहा है। और इसके अलावा हम जल्द ही ज्योग्राफी की कुछ क्लासें भी आपके बीच में लेकर के आएंगे।